you have scored very good marks of 290 and this is really remarkable. तो 2 महीने के अंदर किस तरह से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की आपने? उस टाइम मैंने फिर ऑलमोस्ट हर दिन 90% टाइम मैं एंथ्रोपोलॉजी को देती थी। मैंने डे वाइज अपना शेड्यूल बना लिया था कि कौन सा सेक्शन किस दिन ख़त्म करना है। आई यूज्ड टू राइट रेगुलरली 2-3 आंसर्स जो मैं फिर आपसे चेक करवाती थी एंड यूज्ड टू गिव इनपुट्स। जो भी इनपुट्स देते थे मैं उसको अच्छे से आई डिड इनकॉर्पोरेट। आई बिलीव दैट इवन इफ यू सिट फॉर 16 आवर्स इन अ लाइब्रेरी और एनीवेयर, द प्रोडक्टिविटी कम्स फॉर ओनली मे बी 7 to 8 hours. What motivated you? Sir, after giving so many years to this journey, it was difficult for me to again go back. तो इसीलिए मुझे था कि मुझे आगे ही बढ़ना है। आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए थे उस टाइम पे, जितने भी मॉक्स होते थे देती थी मैं जाके, और लेकिन उसमें मेंस में रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल। तो उस टाइम मैंने फिर अगेन आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक और फिर उसको मैंने चेंज किया एंड आई टुक अप एंथ्रोपोलॉजी विच वॉज रियली न्यू फॉर मी। एंथ्रोपोलॉजी का जर्नी कैसा था? सर, एंथ्रोपोलॉजी का जर्नी एक्चुअली बहुत ही एनरिचिंग था, क्योंकि मैंने सर सोशियो कल्चरल पार्ट जो है स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें इतने नए नए चीज़ें मुझे सीखने को मिली है जो मुझे शायद अगर मैं नहीं पढ़ती ही है तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं पता चलता कि हर एक चीज़ में कितनी डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया, मैरिज प्रोसेस है, सब कुछ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग तो सिर्फ अपने आसपास का देख पाते हैं। हेलो एवरीबॉडी। तो आज के हमारे गेस्ट हैं रिमिता साहब। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हु हैज़ रिसेंटली achieved success in the UPSC examination. So welcome Rimita. Thank you sir. और how you are feeling now? Sir, I am feeling relieved. बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद फाइनली जब लिस्ट में नाम आया है तो बहुत ही रिलीव्ड लग रहा है एंड ऑल्सो आई हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट आई एम्ड फॉर। उससे सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल है सर। Okay. चलिए स्टार्टिंग विद योर चाइल्डहुड, हाउ वाज इट? सर, चाइल्डहुड मतलब बचपन से आई हैव बिन वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए हमेशा से मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा थे एक्सपेक्टेशंस मेरे से। तो सर आफ्टर क्लास 12th तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग में मैं गई। उसके पहले तक आई स्टडीड इन द सेम स्कूल फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12 और ICSE बोर्ड ही थी। तो सर बचपन से थोड़ा सा एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर में बिकॉज आई एम अ बंगाली, तो वो वाला आ जाता है कि सर बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। तो म्यूज़िक, स्केचिंग सब कुछ ही सीखा था थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जब जैसे बोर्ड्स वगैरह आ गए तो फिर वो छोड़ना पड़ा। और उसके बाद फिर 12th तक एक ही स्कूल में थी एंड दैट वाज ICSE बोर्ड। तो ICSE बोर्ड में रहने का सर एक एडवांटेज जो मुझे मिला है वो है आंसर राइटिंग एक्सेट्रा मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो मुझे आई थिंक UPSC में काफ़ी हेल्प की है। और बाकी उसके बाद सर जैसे इंजीनियरिंग शुरू की, उसके बाद अभी से तब तक से यहाँ तक सर। सो यू पिक्ड अप स्केचिंग फ्रॉम स्कूल डेज? यस सर। आपकी हॉबी में था? यस सर। एक्चुअली पापा ने जब बचपन में सोचा, मेरे बचपन में जब सोचा था पापा ने कि करवाना है, उस टाइम क्या होता था स्कूल में साइंस डायग्राम्स वगैरह बनाने होते थे। तो पापा का बस इतना एक्सपेक्टेशन था कि वो जो डायग्राम्स है वो अच्छे से बना ले। Okay. उतने के लिए उन्होंने एडमिशन दिलवाया था। लेकिन फिर स्केचिंग धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा, पोर्ट्रेट स्केचिंग मेनली सर, तो वो मैं करने लगी थी फिर। ओके, वेरी गुड। और यहीं से ही स्कूल डेज से आपकी वो जो आंसर राइटिंग है, जो मैच्योरिटी होती है, वो डेवलप हुई? जी सर। मैं ऐसे राइटिंग कंपटीशंस में पार्ट लेती थी। कुछ जगह पे इंटर स्कूल कंपटीशन में मैंने अवार्ड्स भी जीते हैं। तो थोड़े ऐसे राइटिंग प्लस आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी स्ट्रेंथ डेवलप हुई थी, जो मुझे आगे जाके काफ़ी हेल्प हुई है। ओके ओके, वेरी नाइस। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड टू द कॉलेज? हाँ सर। तो सर बीटेक लिया था मैंने। तो बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था NIT दुर्गापुर में। तो उस टाइम पे सर 4 साल बहुत ही जल्दी जल्दी बीत गए थे। जबकि वो बीटेक के टाइम पे ही सेकेंड ईयर में मुझे UPSC की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन था मेरा। आई डिड नॉट वांट टू डू अ मेन स्ट्रीम जॉब, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं जॉब जो कॉर्पोरेट जॉब है उतना अच्छे से मैं नहीं कर पाऊँ। तो इसीलिए मुझे लगा था कि थोड़ा सा UPSC की तरफ मेरा इंक्लिनेशन था। तो उसके बाद सेकेंड ईयर, लेकिन सर आई कुड नॉट डिवोट मच टाइम, क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काफ़ी थी। एंड आफ्टर आई सिक्योर्ड अ रैंक इन गेट, जिसकी वजह से मुझे PSU मिले थे। ऑल्सो मुझे MTech भी मिला था IIT दिल्ली में।
तो देन आई चोज़ दैट एम टेक में। मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि सर यूपीएससी के लिए कहाँ जाना है, क्या करना है, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट एम टेक कर लेती हूँ, आई विल हैव अ बैकअप। उसके बाद मैंने फिर यूपीएससी का शुरू किया था। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हाउ यू फेवर्ड दिस जर्नी दैट इज़ वेरी टीडियस यूपीएससी की, और आपने इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज़ नहीं किया है, ऐसा क्यों? मतलब यूपीएससी व्हाई इट वाज सो लुक्रेटिव? सर वन बिकॉज मुझे अपने नेचर के हिसाब से लगा था कि सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। कॉरपोरेट सर्विस दो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल सर्विस, मुझे लगा था मेरे कैपेबिलिटी और मेरे नेचर के वाइज इट डज नॉट गो वेल। ओके। हाँ, सो मुझे लगा था कि मेरे नेचर वाइज माइट बी सिविल सर्विस वुड डू अ बेटर थिंग फॉर मी। और प्लस सर एक जॉब सिक्योरिटी जो होती है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो होती है एक इंक्लिनेशन बहुत स्टूडेंट्स में, वो भी थी सर। ठीक है। एंड देन आफ्टर एमटेक यू ज्वाइंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ सर। सर क्योंकि एमटेक के टाइम से ही थोड़ा सा आ गया था कि सेल्फ सस्टेनेंस वाला स्टाइपेंड मिलती थी, तो आई थॉट कि वही कंटिन्यू करने के लिए आई टुक अप अ जॉब एंड ऑल्सो ट्राइड टू स्टडी विद इट। लेकिन फॉर सम रीजंस वो हो नहीं पाया साथ साथ में, सो देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू क्विट दिस जॉब। तो उस टाइम पे सर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। व्हेन आई सेड कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों छोड़नी है, नहीं छोड़ना है। उन्होंने बोला हाँ जो तुम्हें सही लगता है वो करो। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे। तो उस टाइम मैंने फिर जॉब छोड़ दी एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन। उसी बीच फिर कोविड आ गया 2020 में, तो प्रिपरेशन थोड़ी स्टैगनेंट हो गई थी। प्लस घर पे रहती थी तो सर कम्युनिकेशन विद पीपल वो भी थोड़ा कम हो गया था। तो देन आई डिसाइडेड, जैसे 2020 का साइकिल ख़त्म हुआ कोविड का, 2021 में मैं फिर दिल्ली शिफ्ट हुई। ओके। हाँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे पेयर ग्रुप्स मिले, इन्वायरमेंट मिला जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा एंड देन आई अंडरस्टूड कि प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे करनी है। उसके बाद मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ था सर। ओके ओके, वेरी नाइस। एंड देन इन 2021 इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? सर एज अ सीरियस अटेम्प्ट 2021 मेरा मैं बोलूँगी। ओके ओके। और जबकि सर मैंने 2019 में ऑलरेडी एक बार मेंस लिखा था, बट उस टाइम प्रीलिम्स फर्स्ट हो गया था, मतलब मेंस के लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी मैं। तो 2021 में मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट, और लेकिन फॉर सम रीज़न उस टाइम प्रीलिम्स हो नहीं पाया। ओके। एंड अभी तक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शन चूज़ किया था? जी सर, 2019 और 2022 में जब मैंने मेंस दिया था तब मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, लेकिन समहाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ मी एंड द ऑप्शनल डिड नॉट गो वेल, तो मैं नहीं स्कोर कर पाई। 2022 में माय जीएस मार्क्स वर डिसेंट, लेकिन बस ऑप्शनल की वजह से आई कुड नॉट क्वालिफाई मेंस। Though you were assistant professor? यस सर डेफिनेटली, बट लेकिन सर कुछ चीज़ें कुछ सब्जेक्ट्स मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी, स्पेशली फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ओके। हाँ, क्योंकि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस होता है वो इलेक्ट्रिकल का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में आई वॉज नॉट टू कंफर्टेबल। और प्लस मेरा सर जीएस का टाइम भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है इलेक्ट्रिकल का। तो इस वजह से 2022 वाला अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा कि आई शुड चेंज माई ऑप्शनल। ओके ओके। तो जब चेंज करना था ऑप्शन, तो व्हाट वाज द प्रोसेस? सर प्रोसेस एक्चुअली बहुत इजी था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो वो 2022 के मेंस का अटेम्प्ट नहीं हो पाया था मेरा, तो वो एक बहुत बड़ा पुश फैक्टर था मेरे लिए कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो यू हैव टू स्विच टू समथिंग। तो उस टाइम पे 2-3 ऑप्शंस थे मेरे पास, जिसमें से मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया आफ्टर कंसल्टिंग फ्यू पीपल। ओके ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी का जर्नी कैसा था पर से? सर एंथ्रोपोलॉजी का जर्नी एक्चुअली बहुत ही एनरिचिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सर सोशियो कल्चरल पार्ट जो है स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें इतने नए चीज़ें मुझे सीखने को मिली है जो मुझे शायद अगर मैं नहीं पढ़ती ही है तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं पता चलता कि कितनी डाइवर्सिटी है। हर एक चीज़ में कितनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया, मैरिज प्रोसेसेस, सब कुछ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग तो सिर्फ अपने आसपास का देख पाते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ें समझ आती है, पता चलती है। आई वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग द सिलेबस, आई वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी अ लॉट। ओके। और एज आई वाज इन्फॉर्म्ड, आपने सिर्फ 2 महीने के अंदर यू एस्ड द आंसर राइटिंग ऑल्सो, you aced the basic conceptual part also,
and you have scored very good marks of 290 and this is really remarkable. तो 2 महीने के अंदर किस तरह से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर किया आपने? सर इट इज़ एक्चुअली ट्रू। प्रीलिम्स के बाद ही मैंने एक्चुअली अच्छे से सिलेबस को देखा था। उसके पहले थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था बट इट वाज नॉट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो प्रीलिम्स के बाद मैंने अच्छे से लिया चीज़ों को कि अब तो यही करना है। 3 महीने है मेरे पास, उसमें से जीएस को भी कुछ टाइम देना था। सो एक तो 2022 का जो मैंने मेंस लिखा था उससे मुझे आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया था कि ऐसे लिखना है। एंड सेकेंडली सर क्योंकि जीएस ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड था लास्ट अटेम्प्ट के लिए, तो आई कुड अफोर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग द टाइम फॉर जीएस। तो उस टाइम मैंने फिर ऑलमोस्ट हर दिन 90% टाइम मैं एंथ्रोपोलॉजी को देती थी। मैंने डे वाइज अपना शेड्यूल बना लिया था कि कौन सा सेक्शन किस दिन ख़त्म करना है, क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिख पाती थी क्योंकि मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ था। तो आई यूज्ड टू राइट रेगुलरली 2-3 आंसर्स जो मैं फिर आपसे चेक करवाती थी एंड यूज्ड टू गिव इनपुट्स। जो भी इनपुट्स देते थे मैं उसको अच्छे से आई डिड इनकॉर्पोरेट। और बाकी सर स्ट्रक्चरली किया, प्लान्ड तरीके से किया, सिलेबस कवर किया। पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे, सबने बोला था, तो पीवाईक्यूज़ मैंने बहुत अच्छे से किए थे। और स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, मतलब रैदर दैन कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है। केस स्टडीज़, एक क्वेश्चन में 4-5 केस स्टडीज़ नहीं देके 1 या 2 ही मैक्सिमम, क्योंकि सर मेरे पास टाइम भी नहीं था याद करने को ज़्यादा केस स्टडीज़। तो मैंने मिनिमम रखा था केस स्टडीज़। कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझा था और बस स्ट्रक्चरल वे से आंसर्स को लिखने का कोशिश मैंने किया था। ओके। कई बार एस्पिरेंट्स रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं कि बिकॉज देयर इज़ एन नंबर ऑफ मटेरियल इन एंथ्रोपोलॉजी स्पेशली, कि कोई कंसेप्ट इस मटेरियल से उठा लिया, कुछ इसमें से उठा लिया, कुछ इसमें से उठा लिया, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोर्सेज हो गए। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया आपने? सर अगेन आई अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ माई सेल्फ दैट मैं ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं कर पाऊँगी जितने लोग बाकी लोग कर रहे हैं। मेरे पास उतना टाइम है नहीं क्योंकि मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही थी। तो आई केप्ट माई रिसोर्सेज वेरी मिनिमम। और मेरा मेन फोकस था कि मैं जो पढ़ रही हूँ उससे जो पीवाईक्यूज़ है वो सॉल्व हो पा रहे कि नहीं। ओके। तो वो मेरा मेन मोटिव रहता था हर दिन। अगर 1.1 पढ़ रही हूँ आज, तो उससे मेरा 1.1 के जो जितने क्वेश्चंस आए हैं तो वो बन पा रहे हैं कि नहीं। अगर बन पा रहे हैं तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि ठीक है बन जाएंगे है। फिर। हाँ, ऐसे ही किया था। ओके, तो वेरी नाइसली डन इट। तो इस मैनेजमेंट के अंदर कभी ये नहीं हुआ कि फोमो आ गया कि ये ना मिस कर जाऊं, इस चीज़ को पकड़ लूं? तो वो चीज़ को किस तरह से सर वो किया? हुआ था, कुछ टाइम पे बिल्कुल होता था। लेकिन सर अगेन देन आई हैड गुड मेंटर्स थैंकफुली इंक्लूडिंग यू सर, जिन्होंने मुझे बोला था कि ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो। जितना कंटेंट है तुम्हारे पास उसी को अच्छे से प्रेजेंट करो, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अ डिसेंट मार्क्स। तो सर 290 इज़ समथिंग दैट आई हैड नॉट माई सेल्फ एक्सपेक्टेड। 290 बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक जो आप लोगों ने, जो मेंटर्स थे मेरे इंक्लूडिंग यू, जो आपने सलाह दी थी, आई थिंक दैट वर्कड इन माई फेवर। ओके, हाँ बिल्कुल ये था। तो इसीलिए व्हेन वी चॉक्ड आउट द स्ट्रेटजी, मैंने ये कहा था कि वी शुड एम फॉर 270। हाँ सर। तो दिमाग में यही था बिकॉज इट वाज योर स्ट्रेंथ वाज योर स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग, वही स्ट्रेंथ था। अगर आप कंटेंट के पीछे भागते तो आप अपनी आंसर राइटिंग जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसको छोड़ देते बिल्कुल। सो आई वॉज अगेन वेरी मच हैप्पी कि वो जो चीज़ है वो काम करी इस केस के अंदर। इट वॉज अगेन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो आपने अगेन 2021 में शुरू किया है एंड अब फाइनली चीज़ें जो है वो बनी हैं। तो व्हाट मोटिवेटेड यू? Sir, after giving so many years to this journey, it was difficult for me to again go back. तो इसीलिए मुझे था कि मुझे आगे ही बढ़ना है। तो आई स्टार्टेड करेक्टिंग माई मिस्टेक्स, आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि मैं इस अटेम्प्ट में कौन सी गलती की है मैंने। जैसे सर 2021 में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था, आई ट्राई टू एनालाइज कि क्या गलती थी मेरी, क्योंकि पढ़ा तो मैंने सब कुछ था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व किए थे। आई हार्डली सॉल्व 5 to 6 मॉक्स। तो टाइम बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टेनेसिटी है वो नहीं था मेरे पास। इसलिए 2021 के प्रीलिम्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी मैं, और आई कुड नॉट क्वालिफाई। 2022 में सर अगेन प्रीलिम्स हो गया था बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। मैंने मॉक्स बहुत सारे दिए थे उस टाइम पे, जितने भी मॉक्स होते थे देती थी मैं जाके। और लेकिन उसमें मेंस में रह गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल।
तो उस टाइम मैंने फिर अगेन आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक और फिर उसको मैंने चेंज किया एंड आई टुक अप एंथ्रोपोलॉजी विच वॉज रियली न्यू फॉर मी कि एक डर था दिमाग में कि मैं शुरू से कर रही हूँ कोई सब्जेक्ट और मेरे साथ जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो 2-3 साल से उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हाउ कैन आई कम्पीट विद देम, वेदर आई कैन डू इट। लेकिन फिर सर समहाउ फॉर्चुनेटली वो चीज़ वर्क कर गई मेरे लिए। ओके ओके, सो इट वाज अगेन द गेम प्लान दैट आई विल लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स और जी आगे सर। बढ़ते चले जाएंगे। जी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जब हम प्रिपेयर करने शुरू करते हैं तो एक बड़ा लथार्जी आ जाती है, बोर्डम आ जाता है। हाउ यू डील विद दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस? सर व्हेन एवर आई यूज्ड टू गेट स्ट्रेस्ड तो मैं घर पे कॉल कर लेती थी या किसी दोस्त को कॉल कर लेती थी, तो वहाँ से थोड़ा सा मेरे को स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता था। सेकेंड थिंग सर, ऑलवेज एंटरटेनमेंट का ज़रिया रहता ही था, म्यूज़िक सुनना, वेब सीरीज़ देखना। सर अभी बहुत मीनिंगफुल वेब सीरीज़ आ गए हैं दैट एक्चुअली मोटिवेट्स यू, तो वो सारी चीज़ें आई यूज्ड टू गेट इनटू। ओके ओके, वेरी नाइस। और अच्छा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आल्सो यू वॉच्ड वेब सीरीज? हाँ सर, बिल्कुल सर। सर आई बिलीव दैट इवन इफ यू सिट फॉर 16 hours in a library or anywhere, the productivity comes for only maybe 7 to 8 hours. At least that was for me. So इसीलिए मैं ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करती थी। आई यूज्ड टू चॉक आउट अ प्लान फॉर दैट डे, सुबह उठ के कि इतना करना है मुझे। अगर इतना हो गया मेरा, तो आई यूज्ड टू अगेन देन गो फॉर एनीथिंग आई लव वॉचिंग मूवीज़, वेब सीरीज़, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं प्लान कर लेती थी उसको। तो फिर आप उन बच्चों में से थे जो लाइब्रेरी के अंदर बैठ के वेब सीरीज देखते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सर। एंड अदर पीपल यूज्ड टू लाइब्रेरी का वाईफाई मिल जाए और वेब सीरीज देखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई एग्री सर। ओके। और फिर उसके बाद बुक्स रीडिंग एक बच्चों की होती है हॉबी, आपकी? सर नहीं सर, वो हो नहीं पाई। 12th तक तो नहीं हो पाई थी, उसके बाद भी आई ट्राइड टू डेवलप इट बट नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला या जो भी हुआ। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन, आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग बुक्स, गुड बुक्स, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट अभी रिसेंटली सर आफ्टर द रिजल्ट्स। सो आई होप आई कैन डेवलप द हैबिट वेरी सून। ओके। जब आंसर्स वगैरह चेक किए थे तो ऐसे लग रहा था कि इसने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होंगी। अच्छा। तो क्योंकि एक्सप्रेशंस दे वर वेरी क्लियर। ओके। ऐसे एक्सप्रेशंस तभी क्लियर होते हैं जब व्हेन यू आर वेल रेड। तो हो सकता है शायद आपने एसेज काफ़ी पहले से स्कूल से लिखने शुरू कर दिए, तभी ऐसा हुआ हो। जी सर। तो अगेन आई रिमेंबर योर आंसर्स। तो उन आंसर्स के अंदर बड़ी क्लैरिटी थी, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट, इंट्रोडक्शंस दे आर वेरी क्लियर। तो तब बहुत अच्छा लगा था दैट ओके दीज आर द स्ट्रेंथ्स, और इस स्ट्रेंथ के बलबूते के ऊपर चीज़ें बन जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन आजकल एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? कौन सी वेब सीरीज़ देख रहे हैं आप? सर अभी तो रिसेंट पंचायत सीज़न 3 आई है, तो उसी को शुरू किया है थोड़ा सा। ओके। बाकी फिर उसको ख़त्म करना है सर। और सर बंगाली वेब सीरीज़, बिकॉज आई एम अ बंगाली, तो मुझे बंगाली वेब सीरीज़ बहुत अच्छे लगता है, तो मैं उसको बहुत देखती हूँ। स्पेशली सर आई लाइक द जॉनर ऑफ सम थ्रिलर। ओके। तो वो मुझे अच्छी लगती है, तो बंगाली में काफ़ी आती है, तो मैं उनको भी देखती हूँ। जस्ट 1 or 2? सर सीरीज़ में एक तो सर सत्यजीत रे का फेलुदा सीरीज़ है। ओके। तो इट इज़ अबाउट अ डिटेक्टिव, ये इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग ऑल द बंगालीज। अनदर इज़ ब्योमकेश बख्शी, ही इज़ ऑल्सो वेल नोन। वो तो पॉपुलर है। यस, बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरी मूवी और एनी वेब सीरीज दैट इज़ देयर ऑन देम, आई वॉच देम। ओके। अच्छा, यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, ओआरएन के अंदर आते हैं, मुखर्जी नगर के अंदर आते हैं। जैसे आजकल मैं अगर विजिट करता हूँ तो देयर आर मैनी रेड फ्लैग्स। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन द यूपीएससी एस्पिरेंट? सर इन द उसको एस्पिरेंट क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा। उनको सर एक तो मुझे लगता है टू मच ऑफ रिसोर्सेज इज़ देयर इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सर कभी कभी मुझे लगता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और हर जगह से डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें बोलने लगते हैं। कोई बोलता है सर कि नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं निकल सकता एग्ज़ाम। लेकिन कोई बोलते हैं कि नोट्स मेकिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू कैन नो हाउ टू रिवाइज इट प्रॉपरली फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, तो नोट्स मेकिंग ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे हो गई। सेकेंड, कुछ लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि आंसर राइटिंग के बिना भी हो जाती है।
इवन सर प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में भी बोलते हैं, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, कि बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि बिना मॉक दिए या फिर 1-2 कर लिया और फिर दे दिया उन्होंने। कुछ लोग मतलब ऑलमोस्ट साल भर देते हैं। तो अपने स्ट्रेंथ को पहचानना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू गो विद द फ्लो ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग। अपने स्ट्रेंथ को पहचानना कि मेरे लिए क्या काम करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, व्हेन दे आर अराउंड सो मेनी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वो नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ ना आजकल एक और डिबेट है, द ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन डिबेट, कि वेदर यू कैन प्रिपेयर द यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम द ऑनलाइन मीडियम। दूसरा जो तबका है वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब तक टीचर मिले ही ना तब तक हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है, कैन इट बी प्रिपेयर्ड ऑनलाइन? सर अगेन दैट इज़ बेस्ड ऑन कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए कि नॉलेज चाहिए, तो फॉर देम ऑनलाइन इज़ मोर देन इनफ। वहाँ पे दे कैन सी और वॉच द वीडियो एट देयर ओन ईज़, ओन कन्वीनियंस, किसी भी टाइम पे वो देख सकते हैं, कितनी बार चाहे देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, टॉकिंग टू पीयर ग्रुप्स, टॉकिंग टू टीचर्स, टीचर्स के लिए तो सर फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सही हो जाता है, क्योंकि टीचर्स अभी तो ऐसा हो गया है कि यू कैन टॉक टू द टीचर्स ऑनलाइन एज वेल। आप उनके साथ जूम कॉल कर लो, अभी बहुत सारे जगह पे मेंटरशिप से चालू हो गई है। लेकिन सर अगर आपको पीयर ग्रुप्स चाहिए कि जिनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सको, अगर वो आपके लिए किसी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देन दे शुड गो फॉर ऑफलाइन। अगर नहीं, अगर नॉलेज इज़ द ओनली की एंड यू कैन बी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर ओन वे इन एट योर होम, देन ऑनलाइन इज़ ऑलवेज द सोल्यूशन। ओके ओके, सो इट्स बोथ हैज़ गॉट स्ट्रेंथ्स एंड बोथ हैव गॉट वीकनेसेस। Yes, sir. दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके, वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड आंसर। जनरल स्टडीज कभी पीछा नहीं छोड़ता है ना। बिल्कुल सर। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, एक और साइड होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, मैनेजिंग दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ओके। तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप, कि वेदर दे आर दी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी प्रेपरेशन, दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लाइफ, और देयर इज अ स्पेस और दे कैन बी मैनेज्ड समहाउ? सर अगेन द पर्सन, द कैंडिडेट हैज़ टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट कि जो पर्सन है उनके लाइफ में वो उनके लिए पॉजिटिवली काम कर रहे हैं या नेगेटिवली। कभी कभी होता है कि सर कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उनका करियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देन सर आई विल से कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगेन देयर आर सम पार्टनर्स जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं टू हेल्प यू ग्रो। आपके कोई भी, जैसे आपको कुछ करना है, कोई भी स्टूडेंट को कुछ करना है और ही और शी इज़ नॉट एबल टू मैनेज टाइम, देन ही और शी कैन टेक द हेल्प ऑफ हिज और हर पार्टनर उस टाइम पे, प्लस मेंटल सपोर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ अगर पॉजिटिवली काम करिए देन आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन इट। ओके, यस सर। तो अगेन वेरी बैलेंस्ड आंसर। यस सर। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट्स आर स्टक, हाँ सर। कि वो रुक जाते हैं वहीं पे कि पहले इसको सॉर्ट कर लें। हाँ, और वो चीज़ें कभी सॉर्ट होती भी नहीं होती सर। अगर वो ऐसे सिचुएशन पे आ गई है कि यू हैव टू थिंक बिटवीन either your studies or the partner or the relationship, then I think that this is not a very healthy thing. And you should always understand कि आप जहाँ पे आप पढ़ने आए हो तो you have so expectations of so many people with you, तो वो चीज़ भी आपकी एक responsibility हो जाती है। तो then you have to be very much honest and things can wait I think. हाँ बिल्कुल, पढ़ाई पहले है obviously। बिल्कुल। और आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, यू वर ऑल्सो डूइंग जॉब, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह आप कर रहे थे। हाँ सर। मीनवाइल जब आपका चल रहा था ये जर्नी, तो हाउ डिड यू मैनेज इट? सर व्हेन आई वाज क्लियर विद माय फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, तब मुझे लगा कि इफ़ आई कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर, तो उसमें फ्रीलांसर में सर ये होता है कि यू डू योर वर्क एट योर ओन ईज, एट योर ओन टाइम। उसमें कोई वो नहीं रहता कि आपको 9 to 5 जॉब है, आपको वहाँ जाके बैठना है। तो इसीलिए आई चोज़ टू बी अ फ्रीलांसर। प्लस उससे काफ़ी चीज़ें हेल्प होती है, जैसे इफ़ आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन
ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई टॉपिक के अगर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ तो उस टॉपिक के बारे में जब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो आई एम स्टडिंग इट, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के फिर एक क्वेश्चन बनाना होता है। तो उससे मेरी खुद की नॉलेज बहुत इनरिच हो जाती थी, मुझे लगता है। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की। इवन दिस ईयर प्रीलिम्स में भी कुछ सब क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ा था, आई न्यू कि इसका आंसर क्या है, जो मुझे लगता है फ्रीलांसिंग से काफ़ी हेल्प हुई थी मुझे। ओके, आपने एक चीज़ बोली जब फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए, आपको कैसे पता चला कि फाउंडेशन कंप्लीट हो गया? सर जब मुझे लगता है कि जो स्टैटिक क्वेश्चंस है, हाँ। स्पेशली पॉलिटी इकोनॉमी के और मॉडर्न हिस्ट्री के, जो आप है कि अब ये तो पढ़ लिया है, अब बस रिवीजन करना है, हर प्रीलिम्स के पहले आप बस उसको रिवाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पता है कि नई कुछ पढ़नी नहीं है, एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड, जस्ट यू हैव टू रिवाइज एंड इम्प्लीमेंट देम इन द एग्जाम्स। तो उस टाइम पे देन यू कैन नो दैट द फाउंडेशन इज डन। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब तो रिवीजन का टाइम है, प्रीलिम्स के 4 महीने पहले 3 महीने पहले मैं शुरू करूँगी तो आई कैन डू इट। तो बाकी का जो टाइम था आई यूज टू मैनेज मेंस क्वेश्चंस और प्लस मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी। ओके ओके। एंड एक और इशू फेस करते हैं एस्पिरेंट्स, दैट इज़ मुखर्जी नगर के अंदर और राजेंद्र नगर के अंदर कैश क्रंच, कि जाके एकदम से, पहले तो महंगा रूम, वो सारा कुछ, बजट इतना होता नहीं है, और वहाँ पे जाके एकदम से कैश क्रंच आ जाता है कि पॉकेट अलाउ नहीं करती लेकिन फिर भी करना पड़ता है, और उस केस के अंदर दे हैड टू टेक सर्टन जॉब्स। आई एम श्योर दैट यू माइट हैव ऑल्सो बीन इन दो सिचुएशंस। तो उसको इमोशनली मैनेज करना, वो आपने इमोशनली कैसे मैनेज किया उस चीज़ को? सर अगेन मेरे लिए वो चीज़ एक पुश फैक्टर थी कि मुझे बहुत जल्दी यहाँ से चीज़ें कंप्लीट करके निकलनी है जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज आई न्यू दैट अगर मैं आई एम आस्किंग फॉर रिसोर्सेज फ्रॉम माई पेरेंट्स, सो आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो गिव देम द थिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, एंड आई शुड बी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं रिजल्ट्स दूँ, वो बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आई एम वर्किंग 100%, गिविंग माई 100% एफर्ट, वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं। एंड इफ़ आई एम ऑनेस्ट कि हाँ मैं कर रही हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ ओके देन। ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस आंसर। मतलब इट इज़ वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स जो कि जो लिसनर्स हैं उनको ये सच में बड़ा इफेक्टिवली मोटिवेट करेगा। एंड मूविंग बैक टू द जर्नी पार्ट, तो देर आर मैनी सोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, इवन इन एंथ्रो ऑल्सो देर विल बी एन नंबर ऑफ सोर्सेज। तो एंड स्पेशली देर आर टॉपर नोट्स। तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ वैल्यू ऐड होती है उनसे, या फिर मतलब people they end up wasting a lot of time? Eventually I have recently discovered myself कि there are many lectures on Telegram also, कि random lectures मिल जाते हैं, तो is there value attached to that, or people are just wasting their own time? सर इसमें मैं बोलूँगी कि अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि वो वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का होता है जो पढ़ के अच्छा समझ सकते हैं सर। और जैसे मेरे लिए सर है कि मैं थोड़ा वीडियो से अगर पढ़ लूँ तो आई कैन रिमेंबर इट वेल, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कभी कुछ चीज़ अगर मुझे नहीं समझ आ रही है तो मैं कोई वीडियो देख लूँ, उससे समझ आ जाती है। तो इस बेसिस पे लगता है कि कभी कभी हाँ इतना रिसोर्सेज होना ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो सिलेक्ट करना कि कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वो चीज़ पता चल गई तो देन आई शुड स्टिक टू दैट। मुझे अगर पता है कि मुझे इस चीज़ से पढ़ के बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसी चीज़ को स्टिक करूँगी, बी इट अ वीडियो, बी इट अ टेक्स्ट बुक, बी इट एनी टॉपर्स नोट्स। ओके। हाँ सर, 3 चीज़ें एक साथ नहीं करना है, कोई भी एक चीज़ आप करो जो आपके लिए काम कर रही है और उस चीज़ को ही बार बार करते रहो। Okay, okay. So that will eventually help you in Yes, generating sir. good answers. Yes, sir. Okay. There's a rapid fire round. तो मैं बेसिकली एक सब्जेक्ट बोलूँगा एंड उसके अंदर आपने जो है वो जो भी आपने सोर्सेज पढ़े, बुक्स पढ़ी, उसके नाम जो है वो बताने हैं। ठीक है। ओके, स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। सर हिस्ट्री का एंशियंट मिडिएवल मैंने कुछ पार्ट एनसीईआरटी से किया है और कुछ पार्ट अगेन यूट्यूब वीडियो से किया है मैंने।
Okay, again YouTube videos. Yes, sir. They worked in that case. यस सर। Okay. Then geography. जोग्राफी से जीसी लियोंग किया है, और क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है फिजिकल जोग्राफी का वो किया है, और पीएमएफआईएस के कुछ कुछ पोर्शंस किए थे मैंने, सारे नहीं क्योंकि इट इज़ अ वेरी बल्कि बुक, तो एंड में कुछ कुछ पोर्शंस जो मुझे लगे थे कि इम्पोर्टेंट है तो वो किए थे। Social issues. सोशल इश्यूज़ सर मैंने वहाँ से किए थे टॉपर के नोट्स से। Okay. So topper note work then. यस सर। Okay. Then economy. सर इकोनॉमी मैंने शंकर गणेश के बुक से किए थे, और विवेक सिंह के एमसीक्यूज आते हैं सर 550 और 450, अभी तो 450 हो गए, तो वहाँ से किए थे। Okay. And polity. सर पॉलिटी लक्ष्मीकांत द बाइबल। Okay. और how much well versed you were with current affairs? Regularly newspaper read करना या फिर magazines, monthly magazines या फिर दोनों? नहीं सर, स्टार्टिंग में सर आई यूज़ टू ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स डेली, लेकिन फिर बीच में नहीं हो पाया था, तो आई यूज़ टू रिलाई ऑन मंथली मैगजीन्स। फिर सर इंटरव्यू के टाइम पे फिर मैंने फिर से डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू किया था। Okay. हाँ सर। ठीक है। तो then there are small topics like internal security. इंटरनल सिक्योरिटी सर ये सारे मैं वो कोई भी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से उठा लेती थी। ठीक है। हाँ, जिसमें थोड़ा कम पोर्शन जिस्ट में दिया हुआ, जिस्ट में उतना मैं पढ़ लेती थी सर, एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ती थी ज़्यादा मैं। ठीक है। सो अल्टीमेटली इट वाज द थंब रूल कि बड़ा कम पढ़ा जाएगा, हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली पढ़ा जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा सिलेबस के जाएगा। अकॉर्डिंग। एंड सर जैसे कोई भी आंसर मैं लिख रही हूँ तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उस आंसर में कौन कौन से कीवर्ड्स डालने से द मार्क्स माइट इंक्रीज, तो वो वाले चीज़ें आई हैव टू थिंक एंड यूज़ इट अकॉर्डिंगली। ओके हाँ ओके। सर। ये एंथ्रो में भी था आपके जी सर। कीवर्ड्स, दे वर वेरी फाइनली प्लेस्ड। हाँ सर। तो वो चीज़ थी बिल्कुल। तो सर जैसे पॉलिटी हो गया तो वहाँ पे जजमेंट्स, फिर आर्टिकल्स ये डालने से आई थिंक द आंसर गेट्स बेटर, तो मैं वो डालने की कोशिश करती थी। GS3 में कमिटीज़ डाल दिया कोई ठीक भी है। ऐसे करके। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। और एंथ्रो के अंदर एक और चीज़ है कि केस स्टडीज़, यस सर। लोग बहुत भागते हैं केस स्टडीज़ के पीछे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम के पीछे बहुत भागते हैं। एंड आई रिमेंबर कि मैंने आपको बड़ा कैटेगरिकली कह दिया था कि इसके पीछे भागना ही नहीं है। तो अच्छा, आपने वो कहाँ से कलेक्ट किया और कैसे कलेक्ट किया? व्हाट वाज द प्रोसेस इन दैट? सर एक तो अगेन सर जो भी टॉपिक होता था, आज अगर मुझे 1.1 से 1.3 तक पढ़ना है तो आई यूज़ टू सर्च फॉर एनी वीडियो उस पर, और थोड़ा उसका कंसेप्ट ले लेती मैं। कंसेप्ट ले लिया सर, उसके बाद नोट्स थे मेरे पास, तो वो नोट्स से पढ़ लिया, पूरा हो गया। फिर उसके बाद मैं PYQ देख लेती थी। ओके। और उसके बाद जो मुझे लगता था कि 2-3 क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट है, जो मुझसे शायद मतलब नहीं अच्छे से समझ आ रहे मेरे से, तो मैं उस टाइम पे वो लिख के आपको दिखाती थी, आप मुझे बता देते थे कि इसमें और ये एडिशन करना है। ओके, वेरी नाइसली सिस्टमेटिकली चले आप। ठीक है। सो देयर इज़ वन मोर थिंग कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी थी आपने। वेरी नाइस, सिंपल, स्पष्ट और क्रिस्प प्लान, और वही आपके मैं सब काम कर आंसर्स लिया। थे बिल्कुल। और ऑब्जेक्टिविटी थी आंसर्स में, क्लैरिटी थी, और वही बड़े क्रिस्प और चीज़ें थी बिल्कुल। और अच्छा, एक और थी आपकी जर्नी के अंदर जो मुझे चीज़ बड़ी लगी कि यू रोट मेंस, और ये मेरे साथ भी हुआ था कि 2016-2017 आई रोट मेंस एग्जामिनेशन एंड आई वाज ऑन माय पीक कि 18 तो पक्का आई एम इन, लेकिन देन आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। दैट टू हैपेंड विद यू। 18 में आई वाज ब्रोकन, आई लेफ्ट द जर्नी एंड आई वेंट फॉर द एकेडमिक्स इन एंथ्रोपोलॉजी। तो आपने उस चीज़ को वो इमोशंस बड़े ख़राब होते हैं, वो इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। उन इमोशंस को कैसे आपने मैनेज किया है? सर बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कुछ टाइम लगता है कि प्रोबेबली दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर मी, मैं हूँ ही नहीं इस एग्ज़ाम के लिए, मे बी आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट। तो वो मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ है। बट देन सर वही दो चीज़ें थी, एक था कि इसके बाद पीछे नहीं जा सकते, आगे ही जाना है। एंड इफ़ आई वांट टू लिव दिस एग्ज़ाम आई शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स कि मैंने ये करके नहीं देखा, ये देखती तो हो जाता शायद। तो वो शायद नहीं रखता था मुझे। और सेकंड थिंग सर, जब मैं आसपास अपने फैमिली या फ्रेंड्स को देखती थी, दे हैड इमेंस बिलीफ इन मी,
तो वो मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती थी कि दे यूज़ टू से वेन एवर आई यूज़ टू फील वेरी लो, तो मैं उनके साथ अगर डिस्कस करती थी या दे यूज़ टू अंडरस्टैंड, तो मुझे समझाते थे कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और एग्ज़ाम होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बट अगेन जितना आपको देना है वो दो एग्ज़ाम में, उसके बाद नहीं होता है तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो वो चीज़ मेरे था कि मुझे अपना 100% देना है, कोई रिग्रेट नहीं रखनी है। जैसे जब मैं घर से प्रिपेयर कर रही थी, आई थॉट कि मे बी दिल्ली में जाके मेरा बेटर होगा, तो मैं दिल्ली आ गई क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ कि काश मैं अगर दिल्ली आ जाती तो हो जाता। सिमिलरली सर जब मैंने ऑप्शनल चेंज किया तो यही सोच के किया कि आई शुड नॉट रिग्रेट लेटर, कि मेरा ऑप्शनल चेंज अगर मैं कर लेती, कुछ और ले लेती तो शायद मेरा निकल जाता। तो दैट वन थिंग आई ऑलवेज अश्योर्ड। बाकी सर पॉजिटिविटी थी लाइफ में, सबका फेथ था, इसीलिए सर आई कुड कम टू दिस पॉइंट। ओके, वेरी नाइस। एंड और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया है, मतलब क्योंकि जब मैं रीड कर रहा था फॉर द इंटरव्यू एनालिसिस ऑल्सो, जब आपका इंटरव्यू लेना था तो डैफ को अच्छे तरीके से एनालाइज किया था और वो सारी चीज़ें डैफ में समझ में आ जाती हैं, आपके फेजेस समझ में आ जाते हैं। फिर रिपीटेडली यू हैड फेल्ड इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो फिर से वही सारी चीज़ें, बिल्कुल। एंड इसमें जो आपके फ्रेंड सर्कल होता है, और मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के अंदर ये देखने को मिलता है कि फ्रेंड सर्कल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और वही आपको सबसे ज़्यादा पीछे भी धकेल लेते हैं। बिल्कुल सर। और वही एक कारण बनते हैं कि यू आर समटाइम्स यू आर गेटिंग अप, एंड वही कारण बनते हैं कि समटाइम्स यू आर बॉगिंग डाउन। डेफिनेटली। तो अगेन वो जो एक मैनेजमेंट होता है, फ्रेंडशिप मैनेजमेंट वहाँ पे जो होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर, उसको किस तरह से आपने पूरा डील किया है? बिकॉज इट्स अ वेरी हेक्टिक जर्नी, और उसी जर्नी के अंदर ये चीज़ें हैं। जी सर। उसको कैसे किया मैनेज आपने? सर डेफिनेटली, अगर एक जगह पे मैं रह रही हूँ जहाँ पे इतना क्राउड है एंड एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर पीयर ग्रुप्स बन जाते हैं, उनके साथ बैठ के फिर डिस्कशन होता है। तो वहाँ पे भी आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक आई कैन, मतलब मुझे कहाँ तक वहाँ उनके साथ इंटरेक्ट करना है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि उनके जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं मेरी नेगेटिविटी को ट्रिगर करता है, देन इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मैं उस चीज़ के अंदर ना जाऊँ। तो जो बहुत दोस्त होते हैं, बहुत दोस्त थे मेरे लाइफ में, अभी भी है, जिन्होंने पॉजिटिविटी ही दिया है मुझे। B.Ed की वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद, देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर प्रिपेयरिंग, हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिया है, और जिनसे मुझे नेगेटिविटी मिला है सर, आई हैव ट्राइड टू स्टे अवे। तो ये चीज़ें करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव चीज़ों के साथ से सराउंड होकर रहना इस प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इतना अनसर्टेनिटी है कि कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स विल फील डाउन एट सम पॉइंट और द अदर। वहाँ पे जब दोस्त रहते हैं टू चीयर यू अप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अकेलापन बहुत ज़्यादा है वहाँ, बहुत ज़्यादा सर। यू आर सराउंडेड बाय पीपल बट स्टिल यू आर अलोन। यस सर। ये है, ये मैंने भी अपनी जर्नी के दौरान फील किया था, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई दिस जर्नी बिकम सो टायरिंग एट टाइम्स। अच्छा, कभी ये दिमाग में नहीं आया कि अच्छा ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, घर वापस चले जाते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे? सर गिवन मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी जीएस की या किसी चीज़ के कहीं से, ऐसे फॉर्मल कोचिंग स्पेशली जीएस की, तो मेरा दिल्ली आने का एक ही मोटिव था, वो है मुझे पीयर ग्रुप चाहिए था, मुझे एनवायरनमेंट चाहिए था, आई वांटेड टू सी द पीपल आई वाज कंपीटिंग विद। तो इसीलिए सर दिल्ली रहना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने कोशिश किया कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकला जाए, तो उसके लिए जितने हाथ पैर मारने थे मैंने मारे सर। ठीक है, वेरी नाइस। ये तो है, घर पे रह के हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। जी सर। सुबह सुबह मम्मी पराठे बना रही है और खा के सो जा रहे हैं। बिल्कुल सर, कभी मम्मी को जाके हेल्प कर दिया। हाँ। तो दैट इज़ नॉट बैड सर, लेकिन वो कभी कभी लगता है कि उस शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हम लोग अपने लॉन्ग टाइम को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो है ये। और इस बार आपका द जर्नी वाज सो स्ट्रॉन्ग, पहले प्री फेल करते गए, इस बार आपका फॉरेस्ट भी निकला है। जी सर। तो अगेन फॉरेस्ट का जर्नी कैसा रहा, उसका थॉट प्रोसेस कैसा था? बिकॉज यू मैनेज्ड बोथ, यूपीएससी भी मैनेज किया है, उसके अंदर भी एस किया,
एंड देन फॉरेस्ट भी आपने एज किया है, तो एक हो जाता है कि अच्छा यूपीएससी वेंट वेल एंड आई हैव फेयर्ड वेल, और अब फॉरेस्ट थोड़ा सा हल्का डाल देते हैं, बट यू हैड प्रिपेयर्ड वेल दैट ऑल्सो, तो उसका क्या था आपका जर्नी? सर एक तो था कि लकीली इस बार कट ऑफ थोड़ा लो गया था, तो उस वजह से फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स मेरा निकला था। तो उससे क्या हुआ था सर, दोनों जगह पे मुझे स्ट्रेस थोड़ा सा कम था। लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई मेंस, तो कभी कभी मुझे ऐसा जब लगता था कि मे बी ये एग्ज़ाम में आई विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई गिवन एंथ्रोपोलॉजी मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, तो उस टाइम दिमाग में ये आता था कि हाँ ठीक है, एक और मेंस है मेरे लिए, एटलीस्ट आई विल नॉट बी जॉबलेस एट द एंड ऑफ दिस ईयर, आई ट्राई टू बी नॉट जॉबलेस। तो वो चीज़ कभी कभी दिमाग को थोड़ा शांत करती थी, उसमें हेल्प करती थी। अगेन जब मैं सीएसई मेंस दे के वापस आई और फॉरेस्ट के लिए पढ़ने लगी, तब मेरे अंदर ये था कि सीएसई मेंस हो चुका है, वो पता नहीं कैसा गया है, और वो उसका रिजल्ट क्या होगा नहीं पता है। सो आई हैव दिस थिंग इन माई हैंड नाउ, जो मैं कर सकती हूँ अगेन। एंड इट इज़ सेड दैट फॉरेस्ट मेंस थोड़ा सा ईजी होता है कंपेयर टू सीएसई मेंस। तो मैंने सोचा कि उसको फिर थोड़ा फोकस करते, तो मेरे पास लेकिन 2 ही महीने थे। तो मैंने अगेन सर उसमें भी आई ट्राइड टू स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर फॉर द 2 ऑप्शनल। एक जियोलॉजी था मेरा, दूसरा एग्रीकल्चर था। तो जो भी पहले एग्ज़ाम लिख चुके हैं उनको मैंने कांटेक्ट किया, एंड दे टोल्ड मी द वन थिंग दैट वाज कॉमन अमंग ऑल, वो था कि पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा पहला टास्क ये था कि मैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लूँ, पीवाईक्यू से जितने क्वेश्चंस जितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उतना कर लूँ। अगेन आई ट्राइड टू सी कि कौन से टॉपिक्स, कौन से पार्ट्स, सेक्शंस थोड़े इजी है और वो एग्ज़ाम में बन जाएंगे, तो वो मैंने पहले किया। उसके बाद मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट पे मैं गई। तो इस तरीके से अगेन सर वहाँ फॉरेस्ट मीन्स में इंग्लिश और जीएस 2 पेपर होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो वो मेरे स्ट्रेंथ में अगेन इट वर्क फॉर मी। सो अगेन तो जैसे इंग्लिश में सर मुझे 174 मिला, तो दैट वाज गुड मार्क्स टू कीप मी थ्रू द मेंस। उसके बाद सर फिर इंटरव्यू आ गया, तो इंटरव्यू अगेन सर बिकॉज सीएसई का इंटरव्यू मैं दे चुकी थी, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा था, एंड टिल आई गॉट इनटू फॉरेस्ट इंटरव्यू थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो बोथ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर दिस ईयर, and therefore I could get into the list of both the services. Very nice. You have synchronized 3 words around you. जॉब आपकी जो आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, वहाँ पे भी आपने अपनी प्रेपरेशन के साथ सिंक्रोनाइज किया। देन अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बच्चे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी भी नहीं कर पाते हैं, बट आपने 2 बहुत बड़े एग्जामिनेशन सीएससी एंड सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट को जो है वो किया है। सो वेरी नाइसली डन। एंड ये कहाँ से आया, ये जो सिस्टमेटिक प्लानिंग वाला जो पार्ट है, ये कहाँ से डेवलप किया? दिस इज़ द एप्टीट्यूड दैट आई बिलीव मेनी पीपल लैक। सर जो मुझे अपने पास्ट अटेम्प्ट्स में लगे थे वो है लैक ऑफ प्लानिंग, एंड माई पेरेंट्स स्पेशली माई फादर हैज़ ऑलवेज सेड कि कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो उसका प्रिलिमिनरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्लानिंग। आप अगर प्लान कर लिए कि कैसे करना है तो आप कर लोगे, फिर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगा था लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिए थे उसमें प्लानिंग लैकिंग थी, इसलिए मैंने इस अटेम्प्ट में आई थॉट कि प्लान अच्छे से करते हैं, सबसे पूछते हैं और देन अपना प्लान बनाते हैं, ताकि एंड देन इट वर्क फॉर मी फॉर्चुनेटली। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड टू मी? सर थैंक यू, मुझे आई हैव फॉर द फर्स्ट टाइम कम टू चंडीगढ़, ओके, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। थैंक यू। एंड